हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। फ्रेंड, ये जो आज का वीडियो है वो जो आपके आर ओ यू आर ओ में मैंने इसके पहले वाले पार्ट फर्स्ट में आप देखेंगे तो उसमें मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। मतलब बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कराया था और ये उसी का सेकंड पार्ट है, उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको पूरे 30 क्वेश्चन करा दूंगी, जो कि आपकी हिंदी का पूरा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स हम ये 2020 का जो है सॉल्व पेपर कर रहे हैं ना। 2020 का मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ था, बस उसी का मैं आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। बट वो आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई थी, इसलिए मैंने आधे घंटे का ही अपलोड किया था। नेक्स्ट इस वाले पार्ट में है, तो हम चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ तक कर चुके थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 31 है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड, जो इसका जो राइट आंसर है वो है तिरुभूत, है ना। तिरुभूत जो इसका राइट आंसर है, मीन्स आविर्भूत शब्द का विलोमार्थी शब्द तिरुभूत है। अनास्था का आस्था होता है, जैसे अनास्था का आप क्या अगर पूछ ले तो आस्था होता है, और अनेकता का अगर पूछ ले तो एकता होता है, और अनावृष्टि का अगर पूछ ले तो ये वृष्टि होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने चारों के ही ऑप्शन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 32 पे चलते हैं। छड़ी का सही विलोम शब्द आपको बताना है, छड़ी शब्द का। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो फ्रेंड, जो छड़ी का विलोम शब्द होगा वो होगा शाश्वत, है ना। और जैसे अल्प का क्या होगा, मैं अल्प का बता दूं आपको। अल्प का अति होता है, शर का अक्षय होता है, अक्षर होता है, और विमुख का क्या होता है, उन्मुख होता है ना। विमुख का उन्मुख होता है, कभी कभी विमुख भी आपको देखने को मिलेगा, बट मोस्टली उन्मुख ही होता है। तो आई होप मैंने चारों ही आपको बता दी हैं, तो कोई में भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। जैसे मैंने आपको थंबनेल में ही लिखा है कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एग्जाम्पल देख के बताऊँगी, तो वैसा ही मैं कर रही हूँ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। और फ्रेंड, मेरा अभी चैनल न्यू है तो बहुत सारे व्यू नहीं जाते हैं, तो अगर आप देख रहे होंगे कि वीडियोस पे कम व्यू गए हैं तो आप तुरंत वीडियो को स्किप करने का सोच रहे होंगे। प्लीज़ ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके आज के एग्ज़ाम में, जो आपका 11 फेब को एग्ज़ाम है, उस पर आपको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आप आज से आके आपके मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से आप हिंदी के टॉपिक पढ़ सकते हैं, जिससे आपको मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, अग्रज का आपको विलोम शब्द बताना है। तो फ्रेंड, आप सोच लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। अग्रज का विलोम शब्द जो होता है अनुज होता है। मीन्स अग्रज मीन्स क्या होता है, अ, बड़ा होता है। अनुज मीन्स क्या होता है, छोटा हो जाता है ना। तो जैसे कि अब हम इसका बता देते हैं। अक्षर का होता है छत होता है विलोम शब्द, और अतुल का होता है तुल, और अटल का क्या होता है, डावाडोल। मीन्स अटल जो कहते हैं कि मैं तो अपनी बात पर अटल हूँ, और डावाडोल इसका अपोजिट जस्ट कहेंगे, भाई उनकी बात का तो कोई भरोसा नहीं, वो तो एकदम डावाडोल इंसान है ना। मतलब वो बिल्कुल अपनी बात पे अटल नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब अटल का विलोम क्या हो जाएगा, डावाडोल हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो आपको गलत वाला युग्म बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए और आप अपना आंसर बता दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। और फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने में से आपके राइट हुए, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा ना। पिछली वाली वीडियो में ये बोलना भूल गई थी, बट आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन आप देख लिए हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं राइट आंसर बता देती हूँ। तो फ्रेंड, जो इसमें युग्म गलत है वो है डी, अनुचर परिचर नहीं होता है। बाकी सब आपको सही दिखेगा। मीन्स अनुचर का परिचय नहीं होता है। जस्ट सेकेंड, मैं ब्रश ले लूँ। तो अनुचर का परिचय नहीं होता है ना, बाकी सब सही है। जैसे मौन का मुखर हो गया, बर्बर का सब हो गया, और शानदार का क्या हो, शर्मनाक हो गया, है ना। सब कुछ एक सही लग रहा है कि हाँ भाई इसका ये सही है, बट अनुचर का परिचय नहीं होता है ना। परिचर का क्या होता है, जैसे परिचय का विलोम शब्द कह लेंगे आप, परिचारिका होता है ना, परिचारिका कह लेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। तो फिर से आपको वही बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो देख लीजिए, फिर राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ।
तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मीन्स आच्छादित परीक्षण, ये गलत है। बाकी अमित का परिमित होता है, ये भी सही है। सत्कार का तिरस्कार होता है, सबको पता है। सुख का दुख होता है, ये भाई ये तो सबके मुंह पे जबान पे ये लगी रहती है। बट आच्छादित का परीक्षण नहीं होता है। आच्छादित का विलोम शब्द जो होता है अपरीक्षण होता है ना, अपरीक्षण, परीक्षण नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो आपको शुद्ध शब्द बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे नंबर आसानी से गेन करते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो चिन्ह, चिन्ह भी आपको देख रहे हैं, चिन्ह नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता ना, चिन्ह जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 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 लिखा जाता है ना चिन्ह। और इसे थोड़ा सा ब्रश से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी राइटिंग अच्छी है बट इस ब्रश से स्क्रीन पर लिखा नहीं जाता। तो जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो आपको इसमें केवल देखने को मिल रहा है कि विवर्त ही सही है, बाकी ये भी गलत है। ये भी अनुग्रही तो आप जानते हैं ग्रही ऐसे होगा ना। और विरहड़ी, विरहड़ी में क्या होता है फ्रेंड, ये विरहड़ी ऐसे लिखा जाता है, ये हाँ समझ लीजिए आप, ये ऐसे है ना, हमें छोटी की मात्रा रहती है, तो ये भी गलत हो गया ना। बस ये वाला विवर्त ही सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें भी, क्वेश्चन नंबर 37 में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये भाई हमेशा बच्चों का एक नंबर लेके ही जाता है। मतलब आप बच्चे ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, बट ये तीनों ही ऑप्शन फ्रेंड गलत है ना, केवल एक ही सही है, ये है ज्योत्सना। इस तरीके से शुद्ध वर्त जो ज्योत्सना बोला जाता है वो ये इस तरीके से बोला जाता है। आप इसको क्या करिए 5 टाइम लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आ गया तो गलत नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यहाँ पास आपको अशुद्ध बताना है। तो कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। फ्रेंड्स सारे ये मुझे लग रहा है सही है, और ये एक अगर मतलब सब कुछ कहें तो सही है, बट ये थोड़ा सा, ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उत्कर्षता नहीं होगा, उत्कर्षता को बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं और बहुत लोग कैसे लिखते हैं, उत्कर्षता भी लिखते हैं ना। तो ये वाला ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के साइड। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन बी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो आप बोल लीजिए और जो आपके कानों को मधुर लगे वही राइट आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके कानों को कौन सा मधुर लग रहा है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन डी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है कि कौन सा एक शुद्ध वाक्य है, तो हमें केवल एक ही अच्छा लगा। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर सब देखते हैं हर एक क्या होता है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ, हर एक ये तो कोई वर्ड नहीं होता ना। या फिर आपको ऐसे लिखना चाहिए था, हर अलग लिखना चाहिए था, फिर एक लिखना चाहिए था, है ना, ऐसे लिखते तो सही हो जाता। बट यार हर एक क्या होता है, तो इस हिसाब से आपको आराम से पहला ही काट लेना चाहिए था, और पहला ही जो हमें ऑप्शन मिल गया था वो सही था, क्योंकि इसमें शुद्ध ही पूछा था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है। तो इस वाले में आपको अशुद्ध बताना है, तो आप पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन, मैं इसका राइट आंसर बता दूंगी आपको। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, है ना। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये तो बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना कानों को। ये होना चाहिए उसके उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है ना, उसके घर के पास मिठाई की, फिर एक होना चाहिए ना, एक मिठाई की दुकान नहीं, मतलब क्या वहाँ पास केवल एक मिठाई मिलती है, आप जाएंगे तो केवल दुकान पे एक मिठाई रखेगी, ये गलत हो गया। मिठाई की एक दुकान है, ये चीज़ सही होता। इस हिसाब से हमारा अशुद्ध जो है यही वाला ऑप्शन सी है। बाकी ये ए बी डी जो है वो सही है, बट हमें अशुद्ध पूछा हुआ था, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक शब्द वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है आप बताइए।
तो फ्रेंड है अजात शत्रु। सभी जानते हैं कि अजात शत्रु का मतलब ही यही होता है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप समझते ही होंगे। तो मैं आपको चारों का ही बता देती हूँ। जैसे अजेय किसे कहा जाता है? जिसे जीता ना जा सके उसे कहा जाता है अजेय, है ना। जिस और जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो उसे शत्रुजयी कहते हैं। जिसने शत्रुओं को जीत लिया उसे शत्रुजयी कहते हैं। और शत्रुविहीन किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो, मतलब शत्रु से वो विहीन हो गया है ना। जैसे गुणों से विहीन होता है जिसका कोई गुण ना हो, जैसे शत्रु विहीन हो गया जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो उसका शत्रु विहीन। बट अजय क्या हो, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसका हो गया अजात शत्रु। आई होप आप समझ गए होंगे। अजय तो मैंने बता ही दिया आपको, जिससे जीता ना जा सके। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आप बता सकते हैं खोज करने वाले को। बहुत सिंपल है, आप आराम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड खोज करने वाले को सभी जानते हैं कि अन्वेषक कहते हैं ना। जो खोज करने वाला रहता है उसको अन्वेषक कहते हैं। जैसे कि वास्को डी गामा वगैरह हो गए, कोलंबस हो गए, ये सब क्या थे? एक प्रकार के अन्वेषक ही माने जाते हैं। खोजकर्ता ही तो थे ये। तो हम और बता देते हैं। जैसे कि अनुपम का बता देते हैं, जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी उपमा न दी जा सके। और अब फिर अन्विति। अन्विति क्या कहते हैं? अन्वित होने की अवस्था। अन्वित होने की अवस्था क्या कहते हैं? अन्विति कहते हैं। और फिर निवेशक किसको कहते हैं? निवेश करने वाले को क्या कहते हैं? निवेशक कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आंसर को एक्सप्लेन करने का तरीका। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 43। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो फ्रेंड आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ना, सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। और इसका पार्थिव का हम आपको बता देते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसको क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव कहते हैं। जैसे हमारा कहते हैं पार्थिव शरीर नहीं कहते, पार्थिव शरीर। मतलब हमारा जो शरीर है, जब तक शरीर एक इंसान के रूप में रहता है वो पार्थिव रहता है ना, तो कहते हैं पार्थिव शरीर है। तो वो क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है भाई, जैसे वो आत्मा बन जाता है तो वो अजर हो जाता है, तो ऐसे हमारे शरीर को कहते हैं भाई पार्थिव शरीर। तो हिसाब से जो पृथ्वी से जुड़ा हो। और सुधीर किसे कहते हैं फ्रेंड? जो बहुत धैर्यवान हो ना, बहुत जिसके पास धैर्य की सीमा बहुत ज़्यादा हो उसे सुधीर कहते हैं। और सुनील किसे कहते हैं फ्रेंड? जो अत्यधिक नीला हो उसे क्या कहते हैं? सुनील कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। सॉरी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए। तो फ्रेंड अतीन्द्रिय ना, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय इसका राइट आंसर होगा। तो और हम आपको पूरा बता देते हैं। जैसे कि जितेंद्र किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्र कहते हैं। और एकेंद्र किसे कहते हैं? एद्रिक किसे कहते हैं फ्रेंड? इंद्रियों से संबंधित होता है तो इसे एद्रिक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसने इंद्रियों पर जीत लिया उसे जितेंद्र कहते हैं। और जो इंद्रियों से संबंधित हो उसे ऐन्द्रिक कहते हैं। और अतीन्द्रिय तो है जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। तो सही युग्म आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताइए कौन सा सही युग्म है। तो फ्रेंड जो सही युग्म है वो एक ही है कि लौट कर आया हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। लौट कर आया हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। और जो स्त्री अभिनय करे उनको अभिनेता नहीं कहते हैं फ्रेंड, अभिनेत्री कहते हैं। सबको पता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी कोई एग्जाम में कोई गलत कर देते हैं। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहते हैं। अभिनेता किसे कहते हैं? जो पुरुष अभिनय करे, है ना। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक नहीं होता, व्याकरण होता है ना। इसको क्या कहते हैं? जो व्याकरण जानता हो उसे कहते हैं व्याकरण। उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, जो व्याकरण जानता हो। और फिर आंखों से परे मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो भाई इसका अपोजिट हो गया ना, प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये अप्रत्यक्ष होगा ना। अप्रत्यक्ष मीन्स आंखों से परे मीन्स अप्रत्यक्ष। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो आपको तत्सम शब्द बताना है। पिछली बार मैंने जब वीडियो कराया था तो उसमें मैंने तत्सम तद्भव आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि आप भूलेंगे। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था मैंने आपको कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। हर एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको।
तो आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आप आंसर आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इस फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, है ना, ओष्ठ। तो यहाँ पास आपको देख रहे हैं कि तत्सम शब्द जो है ओष्ठ है। बाकी उषा, उल्लू, उजला ये सब क्या है, आपको तत्सम देखने को तद्भव देखने को मिल रहा है, बट तत्सम शब्द जो है मात्र आपको यहाँ पास ओष्ठ ही देखने को मिल रहा है। और इसका जो फ्रेंड तद्भव रूप होगा वो ओठ या होठ होगा ना, या फिर होठ कह लीजिए या होठ या फिर ओठ कह लीजिए, दोनों ही होगा। बट जैसे कि और यहाँ पास आप देख रहे हैं ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। और उषा का अगर तत्सम पूछ ले, उषा का आपको तत्सम पूछ ले तो क्या होगा, उजला होगा। और उल्लू का अगर पूछ ले, उल्लू का क्या होगा फ्रेंड, उत्साह होगा। और उजाला का होगा उल्लू, उल्लू का होगा उल्लूक होगा। और उजला का क्या होगा, उजाला होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। परिवा का तत्सम रूप क्या है, परिवा का तत्सम रूप आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है प्रतिप्रदा। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, मैं बार बार वही चीज़ बता रही हूँ कि ये सारे क्या है, तद्भव हैं। और तत्सम मात्र आपको यहाँ पास प्रतिप्रदा ही देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म बता रहे हैं। यहाँ पास देखिए दोनों ही दिया गया है और कौन किसका सही रूपांतरण है वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 तो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो इसमें शब्दों का संगत युग्म है, जो फ्रंट राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब पर्यक का पलंग होगा। ये तो एकदम सही है। बाकी खरपट का खोपड़ी नहीं होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किसका क्या होगा। जैसे सत्तू का क्या होगा फ्रेंड, सत्तू होगा ना। और सत्य का क्या होगा, सच होगा। यहाँ पास ये सत्तू है, जबकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। सत्तू का सत्तू होता है और सत्य का सच होता है। और खरपट का क्या होता है फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं क्या बताती हूँ। घोटक का घोटक का घोड़ा होगा और घड़ा का घट होगा। बाकी इन दोनों का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन दोनों का आंसर क्या होगा, है ना। इन दोनों का आप बताइएगा। आप लोग के लिए भी तो थोड़ा सा काम होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, उसे पहचानना है कि कौन सा आपको तद्भव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख लीजिए और मुझे बताइए। तो फ्रेंड इसका आप देख रहे हैं कि केवल आंसू यहाँ पास है जो तद्भव है। बाकी क्या है, बाकी सब ये है। मतलब आंसू का अगर आपसे तत्सम पूछ रहे तो अश्रु होता है ना, क्या होता है, अश्रु होता है। और एकत्र का अगर हम देखें तो इकट्ठा होगा। वानर का देखेंगे तो बंदर होगा, सबको पता है। उच्च का ऊंचा होता है ना। यहाँ पास आपसे यहाँ पास केवल एक ही ये जो तद्भव है, बाकी ये सब तत्सम है ना। क्वेश्चन नंबर हम 50 पे आ गए हैं इतने जल्दी, क्योंकि हम काफ़ी स्पीड में आपको पढ़ा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो, थोड़ा सोचते हैं जल्दी जल्दी में आपका काफ़ी कुछ कवर करा दें। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आ गया है। तो कपित्थ का तद्भव आपको यहाँ पास बताना है, कपित्थ का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप राइट आंसर बता दीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको, फिर आप मिला लीजिएगा। और कमेंट करके करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके कितने आंसर 30 में से सही हुए। और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो कैथा है ना। कपित्थ का जो तद्भव होगा वो कैथा होगा। बाकी हम सबका देख लेते हैं। जैसे कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है। केला का क्या होता है, कदली होता है। केला का क्या होता है, कदली होता है। और खजूर का क्या होता है, खरजूर होता है। खरजूर खरजूर खर ये होता है, खरजूर का खजूर होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पास केवल हमसे क्या पूछा था, कपित्थ का पूछा था, तो जो कि क्या होता है, कैथा होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो क्या इस वाले वीडियो पे मात्र 50 व्यू हो सकते हैं, क्या आप अपने मात्र कुछ ही दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड इस वाले वीडियो में मात्र 50 व्यू हो सकते हैं, इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इतना आप बस शेयर कर दीजिए कि इस वाले वीडियो में मात्र 50 व्यू हो सकें। इतना भी मेरा भी तो नहीं जाता, मैं क्या ही बोलूँ। आप सोच रहे होंगे मैम आज 50 कह रही हैं, क्योंकि मेरा इतना भी नहीं जाता, 10-20 ही मुश्किल से जाता है। और पढ़ाने में या फिर मटेरियल में तो कोई भी कमी मैं नहीं करती हूँ, बट है कि अभी मेरे वीडियोस वायरल नहीं होते हैं तो कुछ भी मैं कर नहीं सकती हूँ इसके लिए। ये तो आप ही लोग कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ किसी भी ग्रुप में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इतनी बातें हो गई बीच में, सॉरी इसके लिए कि आपका इतना टाइम खराब हुआ। तो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन आपके सामने ही है
और आप बताइए, फिर मैं राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है उचित, है ना। उचित जो है एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण, यहाँ चारों जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक गुणवाचक विशेषण के मतलब कौन सा काम उचित है, कौन सा काम अनुचित है, ऐसे करके तो उचित शब्द दिया हुआ है ना। तो उचित एक प्रकार का क्या है, गुणवाचक हमें जो है देखने को मिला है। बाकी पांचवा संख्यावाचक देख रहे हैं, आपको तीन भी क्या है संख्यावाचक, और कुछ मीन्स अनिश्चित वाचक हो गया ना। एक प्रकार से आप कहते हैं कि इसमें कुछ भी कुछ मीन्स क्या होता है, जैसे पार्ट 1 में कुछ मैंने बताया था कि बहुत, तो बहुत का क्या है, बहुत में मैंने बताया था कि बहुत लड़का बहुत क्या है शरारती है, तो बहुत का पूछा था कि ये क्या है, तो कुछ भी नहीं, मतलब वो क्या था, उसका विशेषण था ना। तो ऐसे इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पास पूछा था कि गुणवाचक आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, उचित। बाकी ये दोनों पांचवा और तीन संख्यावाचक, और कुछ क्या है अनिश्चित वाचक विशेषण माना जाता है। विशेषण के कई प्रकार होते हैं फ्रेंड, आप उसको पढ़ के जाइएगा, और विशेषण से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल भी रहे हैं। जैसे मैंने पार्ट 1 में भी 2-3 क्वेश्चन कराए थे, अभी भी देखने को आपको मिल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा में नहीं बना है। तो आपको बताना है कौन सा विशेषण संज्ञा में नहीं बना है। तो आप चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, है ना। सुंदर विशेषण जो है वो किसी संज्ञा से नहीं बना, जबकि आप देख सकते हैं कि दानी जो है वो दान से बना है, चमकीला चमकीला जो है वो चमक से बना हुआ है, और श्रीमान, और क्या कहते हैं कि और श्रीमान जो है ये भी एक मतलब कि व्यक्ति से ऐसे बना है। तो यहाँ पास आपको जो नहीं बना है वो केवल मात्र एक सुंदर नहीं बना है। इसका राइट आंसर यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। आपने आई होप आपने जो अवस्था वाली रहती है वो वीडियो आपने देखी होगी, मतलब आप ये वाला टॉपिक भी तैयार करके एग्जाम में जा रहे होंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड आई होप आपने आंसर अपना सोच लिया होगा। तो फिर इसका राइट आंसर ये है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इसका उत्तम अवस्था मतलब कि वो सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या है, उत्तम अवस्था पे है ना, सबसे अच्छा है क्योंकि। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार बच्चा है ना। फिर मनमोहन ने इस दुकान में 1 किलो टमाटर खरीदा। इसमें कोई भी आपको जैसे कि कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ वो चीज़ सबसे अच्छा है, नहीं दिखे। इस पौधे में इतना पानी डाल लो। और अगर यहाँ पास ये क्वेश्चन होता है कि ये पौधा सारे पौधों में अच्छा है, तो यहाँ पास क्या होता है, इसमें भी उत्तमावस्था देखने को मिलती है। बट यहाँ पास बस एक पौधे की बात कही गई, इसमें कोई भी तुलनात्मक नहीं देखा गया है। बट यहाँ परमानंद की तुलना पूरे क्लास के बच्चों के साथ की गई कि उस क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार है, इसलिए मात्र एक ही ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा। और विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, भाई उसका तो बात एक ही व्यक्ति की इसमें बात की गई ना, और 2-4 बच्चों के साथ तो लोगों के साथ उसकी तुलना की नहीं गई है। तो यहाँ पास इसलिए बस ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से आप ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 54, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो यहाँ पास बहुत ही सिंपल है, आप ये आराम से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता ही देती हूँ, जो सौर है वो सूर्य से बना है ना, सूर्य का भाई विशेषण है ना, किसका है फिर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो बहुत अभी मैंने कब से मैं आपको विशेषण ही समझा रही हूँगी, इसका तो आप चुटकियों में एकदम बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड जो है आग्नि है ना, आग्नि, तो जैसे कहते हैं आग और अग्नि, ये क्या है, एक प्रकार का संज्ञा शब्द माना जाता है, क्योंकि आग भी भाई एक संज्ञा और अग्नि भी एक संज्ञा ही माना जाता है। जबकि आग्नेय क्या हो गया, एक गुणवाचक, एक क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 56, आकाश का पर्यायवाची शब्द। बहुत सिंपल है भाई, बच्चे फर्स्ट क्लास से ये पढ़ते आ रहे होंगे मुझे लग रहा है। आकाश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पास बताना है कौन सा है, और ऑप्शन भी भाई क्या ही सिंपल सा दे दिया है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो शून्य है ना। आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है शून्य है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी आकाश के हो सकते हैं, जैसे कि नभ, आसमान, गगन, अंबर, बहुत सारे। और और अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसमें प्रभा लगा के आएंगे, बट प्रभा इसका नहीं है। प्रभा किसका होता है फ्रेंड, होता है जैसे किरण ज्योति का या फिर रोशनी का क्या हो जाता है, वो प्रभा होता है। प्रभा बिल्कुल भी आकाश का नहीं है, मतलब किस प्रकार की ज्योति, रोशनी, प्रकाश के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, प्रभा का यूज़ करेंगे, है ना। ठीक है, आई होप आप समझ में आए। और मंडली के क्या ही कर सकते हैं, जैसे किसी प्रकार का दल हो, कई लोगों का दल हो, झूठ हो, ये सब क्या कहेंगे, मंडली का कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आकाश का जो पर्यायवाची होगा वो मात्र यहाँ पर शून्य ही देखने को मिल रहा है। बट मैंने बहुत सारे आपको बताया, जैसे नभ, आसमान, गगन, अंबर, ये भी पर्यायवाची आकाश की होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं 57 पे, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है।
तो फ्रेंड बहुत है ना, कनक कनक ते सौगुनी मादिकता अधिका, ये आपने सुना ही होगा भाई, ये मक्का अलंकार का उदाहरण है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द कनक ही है ना, तो कनक का और भी जैसे सोना के हैं पर्यायवाची अन्य है, जैसे कंचन, हीन, हारक, और भी पर्यायवाची है बहुत सारे, अभी मुझे इतने ही याद आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, कनक है। और फ्रेंड अर्क किसका पर्यायवाची होता है, आप बता सकते हैं मुझे अर्क किसका पर्यायवाची होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, पर मैं बता देती हूँ। ये है फ्रेंड सूर्य का ना, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, अर्क होता है। जैसे सूर्य को अर्क देना नहीं होता, तो सूर्य एक इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि सूर्य का होता है, सूरज होता है अर्क, सूर्य, सूरज, भानु, दिवाकर, ये सब क्या हो गए, अर्क के होते हैं पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 58, और हमारे बस मात्र 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। उसके प्राण पखेरु उर्ग, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, प्राण पखेरु, बताइए किसका पर्यायवाची है। पखेरु आपको बताना है किसका है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो हमेशा देखने को ये वाला एग्जाम बच्चों को कन्फ्यूजन से भरा देता है। बिल्कुल सिंपल सा है, फिर भी बच्चे इसमें गलत करके चले आते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, राइट आंसर आप चूज करिएगा। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पक्षी। तो यहाँ पास प्राण पखेरु उड़ गया ना, तो यहाँ पास प्राण तो व्यक्ति का प्राण हो गया, अब पखेरु मीन्स पक्षी हो गया, क्योंकि कौन उड़ता है फ्रेंड, पक्षी ही उड़ता है। तो इस हिसाब से जो पखेरु को है पक्षी से तुलना की गई है, तो इस हिसाब से पखेरु पक्षी का पर्यायवाची ही पखेरु होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द छद्मा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे से आप एग्जाम में बिल्कुल बच के रहिएगा। तो नहीं वाले क्वेश्चन जो है वो है कि इसका पर्यायवाची आपको नहीं बताना है, आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड जो है नहीं है सलील, है ना, सलील नहीं है। सलील शब्द बताइए किसका पर्यायवाची है। सलील शब्द जो है फ्रेंड वो है जल का पर्यायवाची, है ना। जल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि अम्बु, नीर, तोय, पानी, ये भी जल के ही पर्यायवाची होते हैं, जल के, मैं जल लिख दूँ। तो सलील जो है वो जल का पर्यायवाची, बाकी सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सुधाकर, ये जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग को लास्ट क्वेश्चन के बाद पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि मेरे वीडियोस पे मात्र 50 व्यू तो मांग रही हूँ, क्या ज़्यादा मांग रही हूँ, 50 लाख लोगों के वीडियोस पे व्यू रहते हैं, मैं मात्र अपने पे 50 व्यू ही मांग रही हूँ आप लोगों से। 50 व्यू ला दोगे, है ना, इतना तो उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पास भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको नहीं वाला चूज करना है, कौन सा माता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। तो यहाँ पास माता का पर्यायवाची आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपना आंसर मिला लीजिएगा मेरे से। और क्या ये मैं आपको होमवर्क में दे दूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसका आंसर बताऊँ, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपको 60 क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दूंगी। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो बी, अम्बु नहीं होता है ना। अम्बु शब्द जो होता है वो जल का होता है, मैंने आपको ऊपर बताया कि जल के काफ़ी पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक अम्बु भी होता है। बाकी अम्ब, अम्बा, जननी, ये क्या कहते हैं, ये माता को ही कहते हैं, बट अम्बु जो है वो जल को कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जल के और भी, जैसे पानी, बारिश, सलील, नीर आदि जल के पर्यायवाची है। और माता के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए, अम्बा, अम्ब, जननी, अम्बा, धात्री, है ना, धात्री भी माता का ही होता है, टफ है, धात्री। और प्रसु फ्रेंड, प्रसु भी क्या होता है, माता का ही पर्यायवाची होता है। तो ये सब बिल्कुल भी धात्री और प्रसु आप नहीं भूलिएगा। बाकी अम्ब, अम्बा, जननी तो सभी जानते हैं कि माता को ही कहते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपको बस एक ही करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इतना करना है आपको मेरे वीडियोस के साथ, अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। और नेक्स्ट मैं आपको क्या करने वाली हूँ फ्रेंड, जो यूथ कंपटीशन का बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम का, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ROIARO का पूरा बुक से मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। उसमें पूरा क्या दिया हुआ है, 2016, 17, 18 और 20 तक का मैं दिया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिया है, तो उसमें सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, वो मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, जल्दी मिल जाएंगे आपको। बट अगर इसे 50 व्यू गया इस वाले पे, तो मैं बेफालतू में बनाती रहूँ, कोई मेरे वीडियोस को ना देखे, फिर अच्छा नहीं लगता ना। 50 व्यू चला जाएगा, 50 के एटलीस्ट 30 भी गया तो भी मैं वीडियो नेक्स्ट वाला बना दूंगी। फिर वो मैं यूथ कंपटीशन का लेकर आऊँगी, 2021-22 का न्यू बुक है, बिल्कुल शॉर्ट पेपर। मैं उस बुक से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। अगर आपके पास वो बुक नहीं भी होगा तो भाई मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो फिर फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।